हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम देख रहे हैं हमारे पुस्तक, हमारे अति थर्ड जो हमारी पुस्तक है उसको देख रहे हैं। आज हम आपका बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी का की सत्ता स्थापित होती है। इसी क्रम में जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें कुछ चीजों को आपका अच्छे से आपका देख चुके हैं कि आखिरकार मुगल बादशाह जो था, सबसे पहले देखिए ध्यान रखिए, कह रहे हैं कि जब कंपनी शक्तिशाली हो रही थी तो कंपनी कब से शक्तिशाली हुई कि जब तक आपका केंद्र की सत्ता मजबूत थी तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है केंद्र की सत्ता मजबूत रही तो उस टाइम तक अपनी पकड़ नहीं बना पाती है। लेकिन जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी और आपके बादशाह आते हैं वो उतने योग्य नहीं थे जितने की कौन था, आपका औरंगजेब था। क्लियर है। औरंगजेब का जो पूरा शासन था वो आपका केंद्रीय शासन था और उनका शासन आपका प्रांतों में बटा हुआ था और बड़े बड़े आपके जमींदारों में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी आपके सूबेदार थे वो अपने प्रांतों के आपके नवाब बन जाते हैं। क्लियर है। और जो आपका बड़े जमींदार थे वो भी आपका स्वतंत्र हो जाते हैं और दिल्ली क्या होती है, आपका जो केंद्र के रूप में थी, अब कोई उसका प्रभाव इतना नहीं रहता। उसी समय क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही है और धीरे धीरे करके क्या कर रही है, अपने व्यापारिक रूप से अपना जो है पक्ष मजबूत आपका कर रही है। और कहते हैं मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की और इनको पदवी दी जाती है। अब इनके सामने ही कैप्टन हडसन इन्हें और इनके बच्चों को पकड़ लेता है और कैप्टन हडसन इनके बच्चों को इनके सामने मार देता है और रंगून जो है आपका इनको जेल भेज देता है। और मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि रंगून जेल कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था कि म्यांमार में आपकी रंगून जेल पड़ती है। क्लियर है। इसको वहां भेज देता है किनको, आपका बहादुर शाह जफर को। और ये एक ऐसे बदनसीब आपके बादशाह हैं जिन्हें क्या हुआ, अपने देश में 2 गज जमीन तक इनको दफन करने के लिए नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आ रही थी तो भारत आने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अपनी परमिशन ली थी, एक क्या लिया था, एक चार्टर के साथ, एक नियम के साथ क्या आई थी, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने आई थी। अब पूर्व के देशों में केवल अकेला भारत नहीं था, श्रीलंका भी उसमें शामिल था, चाइना भी शामिल था, आपका वियतनाम भी शामिल था, कंबोडिया भी शामिल था, बुर्नोई भी शामिल था। ये सारे जो आपके देश हैं साउथ एशिया के, ये सारे देश आपके क्या थे, शामिल थे। अब क्या होता है, ये भारत में आपका पहुंचते हैं और भारत में जो था ये आपका ट्रेड कर रहे होते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसमें ये पत्र में साफ साफ लिखा था कि इंग्लैंड से कोई और दूसरी कंपनी वहां अब आपका ट्रेड करने नहीं जाएगी। यानी कि एक देश से और दूसरी कंपनी वहां ट्रेड नहीं करेगी। ट्रेड नहीं करेगी तो इसका मतलब ये था कि उनको साफ बिल्कुल कंपटीशन साफ था उनका, मतलब कोई उनके बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन उस पत्र में खाली क्या लिखा था कि इंग्लैंड की कोई और दूसरी कंपनी नहीं आएगी, जबकि यूरोप की बहुत सारी कंपनी भारत में पहले ही आगमन कर रही हैं या उनके साथ आगमन करेंगी। जैसे पुर्तगाली उनसे पहले पहुंच चुके हैं, 1600 में कौन पहुंच रहे हैं, आपका अंग्रेज पहुंच रहे हैं, फ्रांसीसी पहुंच रहे हैं, डेनिश पहुंच रहे हैं। इस तरह से लोग धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, वहां आपका पहुंच रहे हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर जितने भी यूरोपियन आपका कंट्री थी, सारी यूरोपियन कंट्री का एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि भारतीय बाजारों से सस्ती दरों पर सामान को खरीदना है और उसको यूरोप में जाकर महंगे दाम में बेचना है, जिनकी यूरोप में मांग अधिक है। अब उनके सामने क्या समस्या होने लगी, समस्या ये होने लगी थी कि जो भारत है, भारत के अंतर्गत जब बहुत सारी कंपनी काम कर रही थी तो जो यहाँ के आपके उत्पाद थे, लोकल उत्पाद, वो सब क्या हो गए, आपके महंगे हो गए। और महंगे होने की वजह से उनको जितना प्रॉफिट शेयर का मिलना चाहिए था वो उतना परसेंटेज उनको नहीं मिल पा रहा था। और यही कारण था कि उन्हें क्या हुआ, आपकी दिक्कतों का सामना आपका करना पड़ रहा था। ध्यान दीजिए। तो फिर अब ऐसे में क्या हो रहा था, जो उनका आपका प्रॉफिट था वो कम हो रहा था। और सबसे बड़ी बात थी, जो उनकी कंपटीशन वाली आपका ट्रेडिंग कंपनी थी वो भी कहां से थी, आपका यूरोप से थी। अब यूरोप के होने की वजह से अब देखिए, अब क्या होगा कि अगर वहां किसी को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए
तो ऑब्वियस बात है कि आपको किसी कंपनी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा और खुद उस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना होगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि यूरोपीय देश से जो अलग अलग कंपनियां आई, ये आपस में लड़ती हैं और आपस में लड़ने की वजह से ही क्या होता है, इनके कुछ आपके युद्ध भी होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। और क्या होता है, आखिरकार अगर आप अच्छे से देखोगे तो भारत में अगर कोई सबसे अच्छे रूप में बसेगा तो वो कौन बसेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड के लोग। और ध्यान रखना, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में क्या गए थे, भारत से गए थे, क्योंकि गोवा जो है 1961 में आजाद होता है। ये बात आप ध्यान रखना, गोवा कब होता है, 1961 में आजाद होता है। पुर्तगालियों से आए कब थे पुर्तगाली, देखिए मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, 1458 में। क्लियर है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो इतना हम लोग कल देख चुके थे। बेसिकली हम ये भी देख रहे थे आपका साथ में कि यूरोप में किन किन चीजों की, भारतीय उत्पाद की कौन कौन सी चीजों की डिमांड थी। तो आपको डिमांड को पता होना चाहिए कि जो भारत का आपका सूती बारीक कपड़ा था, रेशम का जो आपका कपड़ा था, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी यानी कि गरम मसालों का बड़ा डिमांड था। और ध्यान रखना, यूरोप के लोग इनमें से सबसे ज्यादा पसंद करते थे यवन प्रिय। यवन मतलब यूरोप, और प्रिय था उनके लिए मिर्ची, यानी कि काली मिर्च जो था यूरोप के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते थे। क्लियर है, इसलिए यवन प्रिय कहा गया है किसको, काली मिर्च को। क्लियर है, और यही था कि वो क्या करते थे, यहाँ चीजों को आपका खरीदते थे और यूरोप में जाकर महंगे दामों पर बेचते थे। ठीक, उनसे क्या था, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। ऐसा कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत से पहली बार आपका ट्रेड करने आया था, तो उस ट्रेड को ले जाने के बाद उसने वापस जब सारे सामान यहाँ से इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने जब जाके आपका पुर्तगाल में सामान बेचता है अपना, तो बोलते हैं लगभग 60 गुना उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है। सोच के देखिए, तो क्यों आपका ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ के लोग। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब ये लोग आपके पूरे देश से भारत में, मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के हर एक आंतरिक क्षेत्रों से अपना ट्रेड करती थी, उस सारे व्यापार के सामान को एक जगह लाकर इकट्ठा करती। तो जो लोग आपके इकट्ठा करते थे और वो लोग भाई उसके पास पड़ोस के क्षेत्र में ही आपका रहते थे, तो उस पूरे क्षेत्र की जहां वो लोग आपका रह रहे हैं, चारों तरफ से वो आपका दीवार कर लिया करते थे, दीवार जिसको हम बोलते हैं आपका किलेबंदी। और किलेबंदी करने की वजह से ही जो जितनी भी आपकी कंपनियां रहेंगी, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय शासकों के बीच क्या होगी, आपकी लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। बंगाल के नवाब का और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पहली भिड़ंत इसी वजह से होती है कि आपने किलेबंदी क्यों की। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, स्टोरी आपको साफ होती चली जाएगी और बहुत सारी चीजें हमको देखती चली जाएंगी। तो फिलहाल हमको केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारी बुक में है, बाकी जो भी चीजें एडिशनल मैं आपको समझाता चलूंगा। तो आज हम शुरू करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब चलिए, तो कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए किसी भी स्कूल से, माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करें। आप चैप्टर की रीडिंग करिए, फिर मैं एक एक स्टेप में से आपको समझाता चलूंगा। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से खड़ा हो जाए, जैसी प्रिया ढांग, बहुत बढ़िया। अपना नाम बताएं आप सबसे पहले। Hello, good morning, sir. My name is Anurag. अनुराग, आप पढ़ोगे अनुराग, ये पढ़ेंगे? Yes, sir, पढ़ लेंगे। ठीक है, आप खड़े हो जाओ और आराम आराम से पढ़ना शुरू करो ताकि और स्कूल भी आपको देख पाए। बहुत बढ़िया, शाबाश। पहली पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यही से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी
के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों को जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से बहुत बढ़िया। एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाइए। आप अपने माइक ऑफ कर लें। अब देखिए, मैं आपको समझा चलूंगा एक एक चीजों को, ताकि आप इनको अच्छे से देखते चलें। देखिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपना ट्रेड शुरू करने जा रही है कहाँ? बंगाल में। अब देखिए, जो ये बंगाल की बात हो रही है, ये वो बंगाल है जो हमारा वर्तमान का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला जो कुछ पार्ट है, उसको हम उस समय का पूरा रीजन में काउंट करते हैं। यानी कि बांग्लादेश और वर्तमान का बंगाल, ये जो पार्ट है, ये उस समय का आपका क्या है? आपका बंगाल है। ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखें पिक्चर अपनी माइंड में। देखिए, फिर क्या होता है, अब ये भी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां लगी बच्चों? ध्यान देना है, 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर। अब हुगली नदी आपको पता है कि कहां है? कोलकाता में। और कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपका हुगली नदी के तट पर है। देखिए, आप बेसिक चीजों को अच्छे से आपका देखते चलेंगे ना, सारी चीजें समझ आती चलेंगी। और जब आपका क्विज कंपटीशन होता है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और यकीन मानिए, आप अभी छोटी क्लास में हैं, जब आप लोग 12वीं पास करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, यही सारे प्रश्न ऐसे ही फैक्चुअल रूप में आपसे पूछे भी जाते हैं। इसीलिए अगर हम अपना बेस अभी से अच्छे से पढ़ते चलेंगे, सारी स्टोरी को साफ करते चलेंगे, तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है ना? चलिए ध्यान देते हैं आगे। अब देखिए, अब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहां गई है ट्रेड करने के लिए? आपका बंगाल पहुंच गई है। और बंगाल कौन सा है? वर्तमान का पश्चिम बंगाल, और जो आपका बांग्लादेश है उस समय का आपका ये बंगाल था। अब देखिए, कंपनी व्यापार यहीं से अपना काम चलाते थे। अब जितना भी कंपनी को अपना व्यापार करना था, सारा काम वो आपका यहां से ही करते थे। अब देखिए, इन व्यापारी को उस जमाने में फैक्टर कहते थे। यानी कि आज तो हम क्या बोलते हैं कि आपका कोई बाजार में आड़ती, किसी को हम लोग आपका बोल देते हैं। क्लियर है? हम उनको व्यापारी बोल देते हैं, आपका ट्रेडर बोल देते हैं। उस समय हम उनको फैक्टर कहते थे। इसी फैक्ट्री में वेयर हाउस वो जगह होती है जहां हम अपना सामान को रखते हैं। क्या करते हैं? जहां हम अपना सामान रखते हैं उसको बोलते हैं वेयर हाउस। हम बोलते हैं ना कि हमारे घर का स्टोर है। क्लियर है? हमारी दुकान का स्टोर है, हमारी कंपनी का स्टोर है। वो स्टोर ही क्या था? आपका वेयर हाउस था। ऐसे समझिए, बिल्कुल सरल भाषा में। जहां निर्यात
होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। निर्यात का मतलब है जिन चीजों को बाहर भेजना है उनको क्या करते थे, इस वेयर हाउस में आपका जमा करते थे। क्लियर है? और जमा करने के बाद इन चीजों को बाहर भेजा जाता था। और देखिए, जब जहां सामान जमा हो रहा है तो वहीं क्या था, उसी कंपनी का दफ्तर था, यानी कि ऑफिस था, जहां पर वेयर हाउस था, जिसमें कंपनी के अफसर क्या थे, बैठते थे। अब जाहिर सी बात है, जहां पर ऑफिस होगा वहां कर्मचारी अधिकारी वहीं तो रहेंगे बच्चों। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अब जैसे उनका व्यापार फैलने लगेगा, चीजें बढ़ने लगेंगी, सौदागर मतलब जो देश के अंदर से सामान आपका खरीदेंगे, उनको बेचेंगे या फिर बाहर भेजेंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने कहा कि अगर आपको बसना है जहां पर हमारा आपका वेयर हाउस है, इसी के पास पड़ोस के क्षेत्र में आप लोग अच्छे से बस जाइए, ताकि आपका सब चीजें क्या रहें, पास में रहें। अब देखिए, पास पड़ोस में वो आपके बसने लगते हैं। अब देखिए, 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक अपना किला बना लिया। अब आबादी का किले का मतलब सिंपल सा ये है, मान लीजिए ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक, यहीं इसका वेयर हाउस है, यहीं इसका ऑफिस है। अब लोग यहां बस गए इसके चारों ओर या आसपास के रीजन में, तो इन्होंने क्या किया, इस तरह से एक अपनी किलेबंदी कर ली। क्या कर ली? अपनी दीवार बना ली। और यही किलेबंदी क्या बनती है, सबसे बड़ा कारण बनती है आपका वहां के लोकल, ये जो आपके नेता थे, मतलब आप नेता मान सकते हैं, या फिर आप जो वहां के कुछ बड़े जमींदार रहे, या फिर जो आपके वहां के नवाब रहे। अब होता क्या है कि 2 साल के बाद क्या होता है, मुगल अफसरों को इन्होंने आपका रिश्वत दे दी। उस जमाने में क्या होता था, गांव से आपका राजस्व इकट्ठा होता था, और राजस्व इकट्ठा होकर बंगाल के नवाब पे जाता था, और बंगाल का नवाब उस राजस्व को कहां भेजता था, दिल्ली मुगल बादशाह के पास भेजता था। तो क्या करते हैं, जो वहां के जो कुछ अफसर थे, मुगल अफसर, वो उनको रिश्वत देते हैं, और रिश्वत देकर क्या करते हैं, वो 3 गांव की जिम्मेदारी मान लीजिए, यानी कि 3 गांव की जिम्मेदारी वो ले लेते हैं। वो बोल देते हैं कि 3 गांव का जितना भी टैक्स होगा, हम आपको पूरे साल का एक बार हमसे इकट्ठा ले लीजिए, और ये 3 गांव हमको दे दीजिए। अब ये 3 गांव ले लेते हैं। अब देखिए, इनमें से अब देखिए, एक गांव था कालीकत्ता, काता, जो बाद में क्या बन गया, आपका कलकत्ता, और इसे क्या बोलते हैं, आपका कोलकाता बोलते हैं। क्लियर है? तो यही गांव क्या बन गया, आपका कोलकाता बन गया। अब देखिए, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब से इस बात के लिए भी आपका तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान का मतलब होता आदेश, फरमान का मतलब क्या होता है, आदेश। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ऐसी व्यवस्था की, या औरंगजेब से यह कहा कि हम बंगाल में अपना ट्रेड करेंगे, और ट्रेड में जो पैसा आपको देना पड़ता है राजस्व के रूप में, वो हम नहीं देंगे। और इस बात के लिए औरंगजेब क्या होता है, एग्री हो जाता है, और उनको एक पत्र देता है, और पत्र को बोलते हैं आपका फरमान, यानी कि उनको परमिशन देता है कि आप बिना राजस्व के आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? अब उनको क्या मिल गई, एक आपकी परमिशन मिल गई, और परमिशन किससे मिल गई, औरंगजेब से। औरंगजेब समझिए जैसे कि आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी समय आपका औरंगजेब कौन था, मुगल बादशाह था। अब जब मेन आदमी से वो आपकी परमिशन ले रहे हैं, तो बंगाल के नवाब से क्यों पूछेंगे वो, या उनके अधिकारियों से कि हमें क्या करना है। अब इसी बात का वो क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं पूरा अच्छे से। अब कंपनी क्या है, ज्यादा से ज्यादा रास्ते हासिल करना, और पहले से मजबूत अधिकारियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी। अब वो क्या करने लगे, जो उनको आपके परमिशन मिली थी उसका पूरा बेनिफिट उठा रहे थे। उदाहरण के लिए, औरंगजेब के फरमान केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। औरंगजेब ने यह कहा था कि आप जो मुझसे फरमान ले रहे हैं, ये फरमान केवल कंपनी को ही आपका शुल्क ना देने के लिए एग्री करता है। अब ये क्या करेंगे कि जो अधिकारी हैं वो खुद भी ट्रेड करने लगेंगे, यानी कि कंपनी तो व्यापार आपको कर भी रही है साथ में, लेकिन जो अधिकारी हैं उसके, जो उसके कर्मचारी हैं,
वो भी अपना ट्रेड करेंगे पर्सनल लेवल पर, और करेंगे तो वो टैक्स नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? टैक्स नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने भी आपका शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राजस्व में बहुत कमी आई। अब देखिए, कोई एक बहुत बड़ी कंपनी जो बहुत सारा सामान खरीद रही हो और बंगाल के जो आपका नवाब को आपका टैक्स ना दे, तो ऐसे में बंगाल का नवाब का विरोध करना तो स्वाभाविक है। अब ऐसे में क्या होता है, भला ऐसे में बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान। ये क्या करते हैं, इस चीज का विरोध करते हैं, और इनके बीच बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हो जाती है, खटपट आपका प्रारंभ हो जाती है। और कारण क्या था, जो राजस्व आपका देना चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल के नवाब को, वो नहीं मिल रहा था। क्लियर है? क्योंकि केवल जो फरमान मिला था, जो दास्ता पत्र मिला था, उसका सिंपल मीनिंग ये था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी अपना ट्रेड करेगी उस ट्रेड में वो टैक्स नहीं देगी, जबकि कंपनी के अधिकारी भी अपना ट्रेड करने लगे थे, व्यापार करने लगे थे, और राजस्व ना मिलने की वजह से बंगाल का राजस्व आपका कम हुआ, और कम होने की वजह से ही बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध शुरू हो गया। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये देखिए, इमेज आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं? तो यहां तक समझ आया बच्चों आपको स्टोरी? कितने बच्चों को समझ आया है? हाथ खड़ा कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। जो पीछे बच्चे हैं वो तो हाथ खड़ा कर रहे हैं, जो आगे बैठे हैं वो कम कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब ये चित्र है आपका मद्रास का, इसको भी देखेंगे हम लोग। मद्रास को देख लिया। अब देखिए, ये चित्र बना हुआ है स्थानीय नौकाओं का। आगे बढ़ते हैं। ये हैं लॉर्ड क्लाइव। क्या है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कौन है? बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। क्लियर हो गया? इनकी फोटो देख लीजिए। और इसके बाद हम बढ़ते हैं व्यापार से युद्धों तक, कि कैसे कंपनी ट्रेड शुरू करती है और ट्रेड में वो कैसे आपका युद्ध लड़ना प्रारंभ करती है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जीआईसी कुलेला खेत का कोई बच्चा बच्ची? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है बच्चे? सर रेनू बोहरा। रेनू। ठीक है बेटे, आप पढ़ना प्रारंभ करें। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने के लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसे अफसरों से अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अनंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बैठ जाइए आप। ध्यान दें आप, होता क्या है, कंपनी शुरू करती है अपना ट्रेड,
और ट्रेड शुरू कर रही है तो उसको फरमान मिल गया। अब फरमान का वो आपका दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग ही कारण बना किसका? युद्ध का। क्लियर है? अब होता क्या है, 18वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ, ध्यान दें आप, कि कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो आपके टकराव थे वो क्या हो गए थे, काफी बढ़ने लगे थे, क्योंकि कंपनी के पास था औरंगजेब का फरमान, तो इसलिए वो आपका बंगाल के नवाब के सुनती रही थे, क्योंकि साफ बोलते थे हमारे पास तो आपका फरमान है जो हमको मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिया है और इसीलिए हम क्या है, हम आपको टैक्स पे नहीं करेंगे। अब होता क्या है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, जो बंगाल के नवाब हैं वो आपका फ्री हो जाते हैं। और फ्री कौन होते हैं आप देखिए, तो उस समय बंगाल के नवाब थे आपका मुर्शिद कुली खां। अब देखिए मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद जो है आपका अली वर्दी खान, क्योंकि होता क्या है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद और भी आपका मुगल बादशाह बनते हैं, लेकिन वो इतने क्या नहीं होते, आपका शक्तिशाली नहीं होते, बंगाल उनके हाथ से निकल जाता है और मुर्शिद कुली खान क्या होता है कि बादशाहत से क्या हो जाता है, अपने आप को फ्री कर लेता है और मुर्शिद कुली खान के बाद शासक बनता है अली वर्दी खान और अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बनता है सरूउद्दौला। ठीक, ये सभी शक्तिशाली शासक थे, यानी कि इन्होंने बंगाल को बहुत अच्छे से आपका नियंत्रण किया हुआ था और कहते हैं कि मुर्शिद कुली खान के जमाने में बंगाल आपका स्वर्ग था। स्वर्ग का इन द सेंस ये था कि वहां खाने पीने की चीजें जो भी आपके चीज थी, आपूर्ति वगैरह सब बहुत बढ़िया थी, सैन्य व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वहां के लोग बहुत खुश थे। ऐसा कहा जाता है इतिहास में, किसके लिए? मुर्शिद कुली खान के लिए। अब देखिए, अब शक्तिशाली थे, अब इन्होंने जो कंपनी को जो आपकी रियायतें मिल रही थी, रियायतें का मतलब होता है छूट जो आपके मिल रही थी, उनको जो बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे, उन्होंने वे आपका बेनिफिट देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि उनके पास जो आपका फरमान था वो किसने दिया था? मुगल बादशाह ने। अब मुगल बादशाह की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है और अब बंगाल अपने आप में स्वतंत्र क्या बन गया है, राज्य बन गया है। क्लियर है? अब वो किसके अधीन नहीं है, दिल्ली के मुगल बादशाह के अधीन नहीं है और यही कारण है कि वो क्या नहीं मान रहे, उनकी बातों को अब नहीं मान रहे हैं और क्या हो रहा है, कंपनी और नवाब के बीच आपका टकराव हो रहा है। अब देखिए, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी को नजराने मांगने लगे। नजराने का मतलब होता है गिफ्ट, ध्यान दीजिए, नजराने का मतलब होता है गिफ्ट। बंगाल का नवाब ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ट्रेड करना है आप करिए, आप टैक्स नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन आपको नजराने देने पड़ेंगे। नजरानों का मतलब होता है आपको गिफ्ट देने पड़ेंगे। अब देखिए, गिफ्ट की बात आई तो उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। वो चाह रहे थे कि हम लोग क्या कर सके, अपना सिक्का ढालें, और उसकी किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया। यानी कि जो अपनी फैक्ट्री की वो चार दीवारी कर रहे थे, जिसको कहा गया आपके किलेबंदी, तो बंगाल के नवाब ने उनको भी रोक दिया और बोल दिया कि कंपनी क्या है, धोखाधड़ी कर रही है, और उसका आरोप लगाते हुए दलील दी कि कंपनी क्या है, हमारे साथ आपका फ्रॉड कर रही है और इस वजह से हम क्या नहीं होंगे, हम उसकी किलेबंदी को नहीं करने देंगे। अब उसी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व भी कम वसूल जा रहा है, यानी कि बंगाल के राजस्व में जो आपका कमी आ रही है उसका कारण है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। और नवाबों की ताकत भी क्या हो रही थी, कमजोर पड़ रही थी। कमजोर क्यों पड़ रही थी? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो उनकी आपका सैन्य व्यवस्था मजबूत नहीं थी, और सैन्य व्यवस्था मजबूत नहीं थी तो इसका मतलब बंगाल के नवाब मजबूत नहीं थे। ठीक, अब क्या था, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। अब जिस कंपनी ने आपका फ्री में ट्रेड करा हो वो आप बंगाल के नवाब को पैसा क्यों दे, इसलिए कंपनी भी अड़ी हुई थी कि हम क्या नहीं करेंगे, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। अब कंपनी भी कुछ कह रही थी कि जो उनके अफसर हैं वो क्या करते हैं, अपमानजनक आपका चिट्ठियां लिखते हैं और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, ऐसा कंपनी कह रही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारी बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अगर वो कुछ व्यापार करने देंगे तो कुछ व्यापार में भी औनी पौनी चीजें मांगते थे। अलग डिमांड थी किनकी, बंगाल के जो आपके अधिकारी थे, स्थानीय अधिकारी, यानी कि जो अपने
नवाब ने जिन भी अधिकारी को नियुक्त किया था वो क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था आपका तबाह कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि व्यापार तभी फूल फल सकता है, यानी कि तभी अच्छा बढ़ सकता है जब सरकार आपका शुल्क हटा दे। अब वो क्यों कह रहे हैं शुल्क हटाने को? क्योंकि यूरोप की बहुत सारी कंपनी भारत में ऑलरेडी आपका ट्रेड कर रही हैं। अगर उन्हें स्थानीय वस्तु खरीदने पर टैक्स देना पड़ेगा तो यहां वस्तु महंगी हो जाएगी, और जब उसको यूरोप भेजेंगे तो वो जितना प्रॉफिट कमाना चाहिए उस वस्तु को वो उतना लाभ नहीं कमा पाएगी। और यही कारण था जो बार बार वो टैक्स का विरोध करते थे कि अगर हमको यहाँ सस्ती वस्तु मिल जाएगी रेट पर तो हम उसको महंगे वहां आपका बेच पाएंगे, तो ही हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए वो टैक्स देने को आपका तैयार ना थे। कुछ कंडीशन ये भी थी कि वहां के जो अधिकारी थे वो भी क्या थे, औने पौने उनके सामने कुछ टर्म कंडीशन रखते थे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, यानी कि जितनी हमारी आबादी बढ़ेगी हमारा व्यापार भी उतना बढ़ सकता है। उसने क्या किया, अब उसने सोच लिया कि क्या करना पड़ेगा, गांव खरीदने होंगे, और क्या होगा कि किलो का आपका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। अगर वो गांव की राजस्व वसूलने लगेंगे, कुछ लोग गांव के उनके साथ हो जाएंगे, उनका फेवर मिलेगा, या फिर वहां के लोकल अगर लोग उनके आपका जुड़ जाएंगे तो हम बंगाल के नवाब से भिड़ सकते हैं। अब कह रहे हैं ये जो आपका टकराव था दिनों दिन क्या हो गया, गंभीर होता चला गया। ठीक, अंततः इन टकरावों का जो आपके परिणति यानी कि जो रिजल्ट निकलता है वो फाइनली क्या होता है, प्लासी के युद्ध से होता है। और ध्यान रखना, दो युद्ध होंगे बच्चों, एक प्लासी का युद्ध होगा, एक बक्सर का युद्ध होगा। ये आपका प्लासी के युद्ध में आपका बंगाल को कब्जाएंगे और बक्सर के युद्ध में ये आधे भारत पर अपना कब्जा करेंगे। आप सोचिए, ये बंगाल के नवाब को हराएंगे इसमें प्लासी के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में 3 नवाबों को हराएंगे, अवध का नवाब, बंगाल के नवाब, और आपका डायरेक्ट रूप से कौन रहेगा, बादशाह रहेगा आपका दिल्ली का उसको। तो इस तरह से क्या होगी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ब्रिटिश सत्ता क्या हो जाएगी, कायम हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को हम लोग गौर करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, दूसरी कक्षाएं हैं। तब तक आप लोग अपने चैप्टर को घर जाकर अच्छे से रिवीजन करिए, सभी विषयों को प्रॉपर अच्छे से ध्यान दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।